हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये हमारा जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर्स का, यानी हमारा जो चैप्टर 8 है इसको अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इस पूरे कन्फ्रंटेशन का जो भी कन्फ्रंटेशन हुए हैं अभी तक, जो भी आमना सामना हुआ यूरोपियन लोगों का, ठीक है, किन लोगों के साथ में लोकल लोगों के साथ में जो अमेरिका के नेटिव्स थे, ठीक है। तो जैसे जैसे यूरोपियंस लोग आए, स्पेनिश और पोर्तुगीज, है ना, इन लोगों ने पहले तो ये यूरोप के जो लोग हैं ये इंडिया आना चाह रहे थे, मतलब अमेरिका जाना ही नहीं चाह रहे थे। अमेरिका तो इनके दिमाग में कहीं से कहीं तक था ही नहीं, है ना। और बाद में फिर ये जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव कर गए तो वहाँ के लोगों को, जो लोकल जो नेटिव्स हैं वहाँ के, उनको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और अब वहाँ पर तमाम आपने पूरा पढ़ा, है ना। पूरा जो लास्ट वीडियो है उस लास्ट वीडियो में एक तरीके से हमने पूरी चीज़ देख ली। उसमें 3 चीज़ें हमने देखी थी कि कैसे जीत हासिल करी, और इसके पहले के वीडियो में, इसके जस्ट पहले के और पहले वाले वीडियोज़ में डिटेल में आपने देखा कि कॉन्क्वेस्ट हुई कैसे, ठीक है। इसके बाद फिर आपने देखा कि कैसे कॉलोनाइजेशन हुआ, ठीक है, यानी कैसे कैसे इन एरियाज़ को अपनी कॉलोनी बना ली। और अब उसके बाद फिर आपने स्लेव ट्रेड भी देखा, यानी कैसे वहाँ पर अफ्रीका से गुलाम लाए गए और किस तरीके से वहाँ पर गुलामों को लगाया गया अलग अलग एक्टिविटीज़ में। अब ये सारी चीज़ों को कंक्लूड कर रहा आपका चैप्टर। एपिलॉग का मतलब ही है कि कंक्लूजन, एक तरीके से, है ना, बुक का, स्पीच का, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन करना, किसी भी बात का कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो देखो क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे यूरोपियंस खुद भी सेटल हो गए थे। यहाँ पर बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे सेटल भी हो गए थे, क्योंकि क्या था, पहले कुछ लोग आए, धीरे धीरे फिर बाकी लोग आते चले गए। और अब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ लोगों को लगा यार यहीं पे रह जाओ, यूरोप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा बेटर है, खुली हवा, अच्छी बढ़िया रिसोर्सेज, सब कुछ कंफर्टेबल हो गए यहीं पर आके। तो यहाँ पर जब ये लोग सेटल होना शुरू करेंगे, यूरोपियन सेटलर्स हैं, उनको धीरे धीरे इस जगह से अटैचमेंट तो हो गई, लोकेलिटी आप कह दो उनको फील होने लग गई। एक आध जनरेशन उनकी निकल गई, उनको लगा कि भाई हम यहीं के हैं बेसिकली। चलो, तो अब इनका क्या है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र से एक अपनापन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, है ना। बिलोंगिंगनेस फील होने लग गई इन लोगों को कि भाई हम अब यहीं को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक बिलोंगिंगनेस जो होती है वो बिलोंगिंगनेस इनकी यहाँ से, अटैचमेंट इस एरिया से होना शुरू हो गया। लोकल लोग तो जो इनहैबिटेंट्स हैं, लोकल नेटिव लोग थे जो, ये तो वैसे भी बेचारे परेशानी हो गए थे, आधे ज़्यादा मर गए थे। जो थोड़े बहुत बचे भी थे वो किसी तरह से अपने एरिया में बहुत कह दो रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में अपने आप को सस्टेन कर रहे थे। अब ज़्यादातर हिस्से में यूरोपियंस लोग ही बस गए थे, और वो यूरोपियंस, कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं वो यूरोप से आती जाती रहती थी, बाकी यहाँ के नेटिव लोग हो गए, मतलब बाकी यहाँ से अपने आप को नेटिव मानने लग गए, ठीक। अब ये जो यूरोपियन सेटलर्स हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा इन द अर्ली 19th सेंचुरी। शुरुआती जो 19वीं शताब्दी है हमारी, उसमें जो यूरोपियन सेटलर्स हैं हमारे, ठीक है, खासकर कहाँ के, सदर्न अमेरिकन कॉलोनीज के। ये जो सदर्न अमेरिका की कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज में जो हमारे यूरोपियन सेटलर्स हैं, ध्यान रखना, वह रिबल अगेंस्ट स्पेन एंड पुर्तगाल। क्यों? अब इनको जो बिलोंगिंगनेस फील होने लगी तो उनको ये लगा कि यार देखो ऐसा है कि यहाँ पर चाहे प्लांटेशन हो, यहाँ पर चाहे मिल्स वगैरह इस्टेब्लिश करना हो, यहाँ पर अगर जो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी हो, ये करते तो हम हैं, और हम अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम यहाँ पर इसीलिए आए ही थे, शुरुआत में हमने इन्वेस्टमेंट भी किया था, है ना। अब जो स्पेन के राजा हैं, पुर्तगाल के राजा हैं, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी टैक्सेशंस लगा रहे हैं, हमको भी उसी तरीके से जैसे स्पेन में जो पूरा सिस्टम चलता है उसी तरह हमको भी ले रहे हैं अपने इसमें। लेकिन कुछ हद तक तो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए ना, हम लोगों को अब वापस से उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दें, ऐसा हम नहीं चाहते। तो ये यूरोपियन सेटलर्स जो हैं, अब जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वहाँ की, स्पेन की और पुर्तगाल की, उन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्लियर? उनको अब क्या था, फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। दे वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। अब उनको क्या लग रहा था कि भाई हम एक आज़ाद देश की तरह रहें, या आज़ाद एरिया की तरह रहें। पहले तो किसी को पता नहीं था, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन जब हुआ तो हम लोग आए, एक्सप्लोर किए इस एरिया को, और अब हम मेहनत करके यहाँ पे आगे जो भी है वो काम कर रहे हैं। क्लियर है?
चलो इसी तरीके से नॉर्थ में भी सिस्टम चल रहा था। नॉर्थ में ज़्यादातर जो है वो फ्रांस और कुछ स्पेन, कुछ फ्रांस और कुछ यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनीज आके बस गई थी। लगभग 13 कॉलोनीज थी 1776 के आसपास। आपको पता है कि अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में तमाम आपके बहुत जेम्स टाउन और तमाम बहुत सारी इस तरीके की 13 कॉलोनियाँ थी। और ये 13 कॉलोनियाँ नॉर्थ, सेंट्रल और जो मतलब पूरा नॉर्थ अमेरिका को भी अगर आप बांट दो, नॉर्थ की कॉलोनी, सेंट्रल की कॉलोनी और साउथ की कॉलोनी, मतलब नॉर्थ के ही इलाके में पे सिर्फ ये आपके ईस्टर्न कोस्ट की तरफ स्थित थी, ठीक है। मतलब जैसे मैं बता दूं कि ये मान लो आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका के इस कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको 13 कॉलोनीज उस समय मिल जाएंगी, ठीक है। अभी जो 13 कॉलोनीज थी, इन 13 कॉलोनीज ने भी अपने आप को यूनाइटेड किंगडम या मैं कहूँ जो ग्रेट ब्रिटेन था हमारा, उसकी दास्तां से या उसके कंट्रोल से अपने आप को मुक्त किया था, बाकायदा लड़के। क्योंकि अमेरिका में भी यही था, जब फ्रेंच और ब्रिटिश सेटलर्स आए तो रह गए, बाद में फिर उनको माहौल यूरोप का माहौल पसंद आ नहीं रहा था। इनको लगा यार यहाँ पे फ्रीडम है, हम ट्रेड वगैरह कर ही लेंगे, यहाँ के रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करके अपना जीवन आगे चलाएंगे बहुत अच्छे से। यहाँ हम अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से रह सकते हैं। यूरोप में, ब्रिटेन में राजा की, धर्म की तमाम रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शन से मुक्त हैं। तो ये अब इस इंडिपेंडेंट एरिया में रहने के आदी हो गए थे, क्लियर। तो नॉर्दर्न कॉलोनीज भी फ्री हुई वहां पे, और नॉर्दर्न कॉलोनीज जब फ्री हुई, ब्रिटेन के अगेंस्ट विद्रोह करके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाकायदा 1776 से लेके आपका, ठीक है ना, ये 1776 के आसपास शुरू होगा और 1784-83 के आसपास तक पूरा इनका अमेरिकन रेवोल्यूशन चलेगा। इस अमेरिकन रेवोल्यूशन में नॉर्थ की जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, इन 13 कॉलोनीज ने अपने आप, पहले तो ये अलग थी और इनका जो वे था कि नॉर्थ की कॉलोनीज की तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, साउथ की तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन जब बात इस बात पर आई कि इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये लोग एक हो गए। पहले शुरुआत में कुछ छोटे मोटे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होंगे। अब वो पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर तो अलग ही टॉपिक पे चले जाएंगे। तो कभी अगर मौका लगा तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर अलग से चर्चा होगी, उसको डिटेल में देखेंगे। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। तो ये 13 कॉलोनीज जो है अपने आप को यूनाइट करेंगी और बहुत फेमस जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के पहले, जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नेतृत्व में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाएगी। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है कि अमेरिका जो है वो आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, क्लियर है। इस तरीके से जब इनको आज़ादी मिल गई, ठीक है, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के रेवोल्यूशन से आगे जाके एक बहुत बड़ा और इंसिडेंट जो है वो आने वाला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये दोनों इवेंट्स आप कह दो यूरोप में अपने आप में बहुत बड़े जो है वो चेंजेस लेके आने वाले, क्लियर है। डेमोक्रेसी की तरफ आप कह दो ये बहुत बड़े कदम थे। तो इन्होंने आज़ाद कराया अपने आप को। तो वैसे ही उसी की तर्ज पर सदर्न अमेरिका का इलाका भी जो होगा वो भी अपने आप को रिवॉल्ट करना शुरू करेगा, आज़ाद कराने की कोशिश करेगा। स्पेन और पुर्तगाल से रिवॉल्ट्स हुए, जिन्हें स्पेनिश आर्मी, मतलब जो स्पेन की एक्चुअल जो गवर्नमेंट है, पुर्तगाल की जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, इन्होंने सप्रेस करने की भी कोशिश की। लेकिन फाइनली स्पेन और पुर्तगाल को इन्हें ऑटोनॉमी देनी पड़ी। और इस तरीके से आज जिसे हम जानते हैं लैटिन अमेरिका, लातिन अमेरिका कह दें, लैटिन अमेरिका कह दें, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो दुनिया में आया। लैटिन अमेरिका एक्चुअली इसका नाम ही पड़ा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली दो लैंग्वेजेस, दो लोगों का यहाँ पे ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा था, स्पेनिश का और पुर्तगीज़ का, क्योंकि ये कॉलोनीज, मतलब पूरा सदर्न अमेरिका का हिस्सा स्पेन और पुर्तगाल का ही कॉलोनी था। तो यहाँ पे स्पेनिश और पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती थी सबसे ज़्यादा। और ये स्पेनिश और पुर्तगीज़ लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली इस कॉन्टिनेंट में जो आई वो लैटिन फैमिली की लैंग्वेजेस थी, ध्यान रखिएगा, है ना। अब लैटिन फैमिली के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। लैटिन फैमिली जो है हमारी, ये आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है। तो रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है तो आपका रोमन एम्पायर कहाँ, इटली, रोम में स्थित था। तो जो इटालियन स्टेट्स थे हमारे इटली में, ठीक है, जो हमारे इटालियन स्टेट्स थे, इन्हीं इटालियन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ ये पूरे इटली और फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ बढ़ता चला गया। पूरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बना। यहीं पर आपका जो वेस्टर्न इटली का हिस्सा था, वहीं पे टाइबर रिवर के पास में
एक छोटी जनजाति रहती थी, या मैं कहूँ कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स या सेटलमेंट था। अब यूरोप बड़ा ही कितना था तो पॉपुलेशन कितनी रही होगी आपको पता ही है, तो छोटे छोटे हिस्सों में बटे थे। तो यहाँ पे जो शुरुआत में ट्राइब्स थी, है ना, उस ट्राइब का ही नाम था लैटियम। सो लैटियम वर बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहां से फिर क्या हुआ आपको भी पता है कि धीरे धीरे रोम के एडमिनिस्ट्रेशन में इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ, इसलिए रोम में लैटिन और ग्रीक दो लैंग्वेजेस होंगी जो सबसे ज्यादा प्रेफर करी जाएंगी, और वहां से फिर ये जो लैंग्वेज है यूरोप के बाकी हिस्सों में पहुंचेगी, और इस तरीके से लैटिन से बाकी लैंग्वेजेस भी निकली। तो स्पेनिश और पुर्तगीज जो हैं ये लैंग्वेजेस भी बेसिकली लैटिन के ही डायलेक्ट की लैंग्वेजेस हैं, है ना। और चूंकि इनका यहाँ पर बहुत दिनों तक ऑक्यूपेशन रहा, बहुत दिनों तक यहाँ पर इनका कंट्रोल रहा, इसी वजह से ये एरिया भी हमारा लैटिन अमेरिका का हिस्सा या लैटिन अमेरिका कहलाना शुरू हुआ। तो आज जब आप अमेरिका में लोगों को देखेंगे तो ठीक है, वर्तमान से उन्हें कनेक्ट करना तो अच्छा ही है, लेकिन एक बार अपने जहन में उस पूरी कहानी को, कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर्स को भी याद कर लें कि कितने स्ट्रगल, कितनी इनह्यूमन एक्टिविटीज़, कितने सैक्रिफाइसेस के बाद यूरोपियंस इस जगह पर बसे, और वास्तविकता में यूरोपियंस उस जगह के निवासी नहीं हैं, बल्कि उस जगह के रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, या तो वो उस जगह पे ही नहीं हैं, या फिर वो हैं भी तो वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए, या फिर वो थोड़े से मॉडर्नाइज हो गए, या फिर जैसा मैंने कहा कि ख़त्म ही हो गए पूरी तरीके से, उनको सब्जुगेट कर लिया और उनको जो है ओवर पावर कर लिया हमारे इन यूरोपियंस लोगों ने। क्लियर है? तो होपफुली आपको ये जो पूरा चैप्टर था कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का टकराव, वो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसा कि अब हम हमारे ग्रेड 11 के कंक्लूजन की तरफ, यानी कि लास्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा अगला वीडियो जो बनना शुरू होगा वो चैप्टर 9 के ऊपर होगा। 9, 10, 11 ये चैप्टर बनेंगे, तो उसके बाद आपका 11th का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 11th के हिस्ट्री के सारे वीडियोस प्रॉपर ऑर्डर में हैं। आपको फाइंड आउट करना है तो आप या तो यूट्यूब पे भी वो वीडियोस डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट चूंकि वो थोड़ा सा मामला जो है वो वहां पर आपको ढूंढने में जो है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब आपको पर्टिकुलर अगर 11th की हिस्ट्री देखनी है तो आप magnetbrains.com सर्च बार में, सर्च जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है गूगल, वहाँ पे टाइप करें। आप जैसे ही टाइप करेंगे magnetbrains.com, आपको इस तरीके से विंडो दिखेगा। इस विंडो में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी क्लासेस दिख रही हैं आपको, 12th, 11th, 10th, 9th, और इस तरीके से फर्स्ट क्लास तक आपको दिख रहा है। और जैसे ही आप पर्टिकुलर क्लास में जो है वो क्लिक करेंगे 11th क्लास में, तो फैकल्टीज की लिस्ट दिख जाएगी इस तरीके से। इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तब फिर आपको पर्टिकुलर हिस्ट्री का भी एक सेक्शन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे। ह्यूमैनिटीज में आएंगे आप, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज, वहां पे जब आप आएंगे तो वहाँ हिस्ट्री का सेक्शन दिखेगा, और उसे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स खुलेगा, और इस तरह का बॉक्स जब है उसमें नीचे आप देखोगे तो बहुत सारी लिस्ट होगी टॉपिक्स की, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज लिस्ट होगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस की एक तरीके से डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। मतलब एक दिख रहा होगा कि हाँ ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, उसके ये टॉपिक हैं, इसके सब टॉपिक्स हैं, इस तरीके से। अब आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझना है या पर्टिकुलर चैप्टर कवर करना है, टॉपिक सब टॉपिक जो भी देखना है, तो आप उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जो पहला ही सेक्शन है उसका पहला ही चैप्टर देखना है, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको इस तरीके से जो वीडियो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। होपफुली आपको प्रोसेस जो है वो समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।